Hello students, welcome to English. So today we start new chapter print culture and the modern world, right? Class 10th. So today we start कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी इसकी, जैसे प्रिंट कल्चर की स्टार्टिंग कहाँ से, जैसे इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि अभी इस टाइम पर जो अपन प्रिंटिंग कर मतलब अपन प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहन रहे हैं, ठीक है, तो ये अभी इमेजिन करना, अगर ये नहीं हो तो इसके विदाउट हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ कैसी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंट कल्चर जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, हमारा चाइना में, कोरिया में और जापान में, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चाइना और जापान की, कोरिया तो हमारे सिलेबस में है नहीं, राइट। तो सबसे पहले हम चाइना की बात करते हैं। तो ये सिस्टम जो था वो क्या था, वो था हैंड रिटन, ठीक है। हैंड रिटन है, ऐसे जो हमारे वुड ब्लॉक्स है उसकी प्रिंटिंग का है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिंट इन चाइना। चाइना में प्रिंट कैसे आया, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, किसने किया और किस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कैसे कैसे यहाँ वो चीजें वापस आई, ठीक है। तो फर्स्ट आता है यहाँ पे जो हुई थी हमारी स्टार्ट फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स। तो ये मैं जो पीपीटी आप पढ़ा रही हूँ ये किससे बनी हुई है, हमारी एनसीईआरटी से बनी हुई है पूरी की पूरी पीपीटी। तो एनसीईआरटी की बुक जब आप फॉलो करोगे तो आप पढ़ोगे, एक बार रीडिंग करोगे तो आपको वो सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से किस तरीके से स्टार्टिंग ऑनवर्ड बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय द रबिंग पेपर। मतलब क्या हुआ, एक रबिंग पेपर, जैसे आपने देखा होगा क्वाइन होता है, जब एक सिक्का होता है 1 रुपए का, जब अपन उसको पेपर के दोनों साइड में रख के रब करते हैं तो वो जो, जैसे सपोज करो आपने सिक्का रखा, इसके बाद अपन पेपर रखा, पेपर रखने के बाद आपने क्या किया, उस पर शेड किया। जैसे ही अगर अपन उसे पेंसिल चलाते हैं तो क्या होता है, वो प्रिंट उसके ऊपर छप जाता है। ऐसे ही प्रिंट हुआ करता था हमारे चाइना में, ठीक है, अगेंस्ट इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। इसके बाद आया वुड ब्लॉक। वुड ब्लॉक मतलब क्या होता है, एक लकड़ी का एक वो होता है, इस तरीके से बना हुआ होता है, उस लकड़ी के ऊपर एक प्रिंटिंग अल्फाबेट्स लेटर्स होते हैं लाइक दिस, इस तरीके से एक अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, जैसे बी है तो उसका किस तरीके से बनाया गया। तो ऐसे जो लेटर्स होते हैं उसकी प्रिंटिंग हुआ करती थी सबसे पहले चाइना के अंदर। एज बोथ साइड ऑफ द थिन पोरस, पोरस का मतलब क्या होता है, एक पतली सी शीट, राइट, थिन जो शीट होती है पतली सी, और पोरस का मतलब उसको ही बोलते हैं जो दोनों तरफ प्रिंट हो जाए। सपोज करो आपने, इतनी पतली शीट होती थी वो कि उसमें आपने एक तरफ लिखा है तो दूसरी तरफ भी वो छप जाता था। शीट could not be printed, the traditional Chinese अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्ट्रिच्ड एट दैट साइड। अब क्या होता था, एक अकॉर्डियन बुक भी छपी थी वहां पर सबसे पहले, तो वो बुक जो थी वो एक सिंगल शीट से, एक सिंगल जो तार होता, सिंगल एक वायर, उससे कनेक्ट हुआ करती थी। सपोज करो ये बुक है, उसको किस तरीके से, जैसे ये देखो आप यहाँ पे जो सबसे पहले जो बुक प्रिंट हुई थी उसका पिक्चर भी है, तो किस तरीके से अकॉर्डियन बुक को अपन ने उसको प्रिंट किया था और उसको किस तरीके से उसको ज्वाइन किया था, एक जैसे स्पाइरल बाइंडिंग वाली नोटबुक्स होती है उस जैसे ही अपन ने इसको वो किया था। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। अब क्या करते थे जो हमारे कैलीग्राफर्स थे, तो कैलीग्राफर्स उस बुक की हूबहू लिखते थे, उसी को डुप्लीकेट कॉपी करते थे। कैलीग्राफी आपने देखा होगा आजकल तो बहुत ज्यादा चल रही है कैलीग्राफी, और कैलीग्राफर्स जो बहुत बड़े बड़े कैलीग्राफर्स होते हैं उसको वो कॉपी किया करते थे। तो चाइना पोजेस द ह्यूज, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें सिस्टम की तो ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि सिविल सर्वेंट एक एग्जामिनेशन होता था, किस तरीके से वो एग्जामिनेशन लेते थे। अब क्या हुआ, सबसे पहले क्या प्रिंटिंग बुक जो होती है वो छपना स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के साथ साथ उसमें क्या हुआ, एकदम से बूम पर आई। बूम पे कैसे आई, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट एग्जाम हुआ करता था उस टाइम पर, जैसे हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे हमें यूपीएससी क्लियर करना है या आरपीएससी करना है, तो अपन क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो वहां पर एक सिविल एग्जाम था, सिविल सर्विसेज का एग्जाम था, वो बूम पर आया। उससे हमारी क्या थी, बुक्स वो बहुत ज्यादा सेल आउट होने लगी, राइट। तो टेक्स्ट बुक्स एंड दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन द वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इम्पीरियल स्टेट। इम्पीरियल स्टेट के अंडर वो बुक बहुत ज़्यादा लोग परचेज करने लगे और लोगों ने क्या वो बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि उसको पढ़ने से एग्जाम देके उनकी जॉब्स वगैरह भी लग रही थी। फॉर द 16th century द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप एंड इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। अब जिस तरीके से कैंडिडेट बढ़ रहे थे उस तरीके से जो प्रिंट करी हुई बुक्स थी वो भी सेल आउट सबसे ज़्यादा हो रही थी, राइट। अब आगे आते हैं 17th सेंचुरी। अभी तक अपन ने पढ़ा 16th सेंचुरी के बारे में, अब अपन पढ़ रहे हैं 17th सेंचुरी के बारे में। इसमें अर्बन कल्चर बहुत बूम पर आ गया था कि चाइना में द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। तो किस तरीके से जो बुक थी, जो प्रिंट कल्चर था वो चाइना में एकदम से बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ सिविल सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस ऑफ न्यू रीडर्स, फ्रिक्शन, बहुत सारी बुक्स आने लगी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेसी, है ना, मास्टरपीसेस ऑफ रोमांटिक प्लेस, बहुत सारी जो बुक है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पर। रिच वुमेन जो थी वो क्या करने लगी थी, रीड करने लगी थी, रीड कर रही थी, और मैंने बहुत सारी ऐसी वुमेन्स थी जो पब्लिश भी कर रही थी पोइट्री एंड प्लेस। जैसे जो रिच वुमेन, जैसे जो सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनकी वाइफ या बड़े बड़े ऑफिसर्स होते गवर्नमेंट के, उनकी जो वाइफ थी वो पोइट्री और प्लेस वगैरह भी लिख रही थी।
नेक्स्ट आता है किस तरीके से वेस्टर्न प्रिंटिंग जो टेक्निक्स थी वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो लेट 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिश देयर आउटवर्ड्स ऑफ चाइना, किस तरीके से आउटपोस्टेड हुए थे और किस तरीके से वो आगे बढ़ा वेस्टर्न कल्चर हमारा, जैसे कि संघाई जो एक मेन जगह, एक मेन प्लेस बन चुकी थी, किसकी एक हब बन चुका था, बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। प्रिंट एक कल्चर का क्या बन गया था, एक हब बन चुका था जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रिंटिंग वगैरह होती थी, यहाँ पे बुक्स वगैरह सेल आउट होती थी, राइट। नेक्स्ट आता था फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज न्यू नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू द मर्चेंट। अब मैकेनिकल प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। अब सबसे पहले क्या हुआ था, हैंड प्रिंटिंग चल रही थी, इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, आफ्टर दैट इसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा मैकेनिकल प्रिंटिंग जो मशीन वगैरह के थ्रू हो रही थी। अब इसके बाद चाइना में कंप्लीट होने के बाद जापान में आई। तो जापान में जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी तो बुद्धिस्ट जो माइनॉरिटीज में थे, चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू अ जापान अराउंड AD 768 और 770, ठीक है। तो चाइना में हमारी कब हुई थी स्टार्ट, सुहानी, चाइना में कब हुई थी, कौन से AD में स्टार्ट हुई थी, 548, अरब 5, you check it once and tell me what is चाइना में कब स्टार्ट हुई थी, 594। तो हमारे जो ये चाइना में कब स्टार्ट हुई थी, AD 594 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब बुद्धिस्ट में जब जापान में जब स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी, AD 768 to 770, ठीक है। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो प्रिंटेड हुई थी AD 868 इंट्रोड्यूस हो रही है 768 to 770 के बीच में, और जब बुक प्रिंट हो रही है जापानीज बुक वो हमारी हो रही है AD 868 में। तो जो बुक जो प्रिंट हुई थी वो कौन सी हुई थी, डायमंड सूत्रा, जो कि कहते हैं 6 शीट, एक 6 शीट से मिलकर बनी हुई थी, शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन। तो इस तरीके से जो बुक थी वो बनी हुई थी, अ पेज ऑफ डायमंड सूत्रा के जो पेजेस किस तरीके से थे वो आपको एक पेज यहाँ पर विजिबल हो रहा है, राइट। ये आपके NCERT में भी है। तो पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी, जैसे अपन वो ताश के पत्ते होते हैं उस पर भी हमारी प्रिंटिंग होती है, तो उस जमाने में वैसे ही प्रिंटिंग हुआ करती थी। इन द मेडिवल जापान पोएट एंड द प्रोस राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश एंड बुक्स दे आर चीप एंड एबुडेंट। किस तरीके से चीप, सपोज करो कि लाइक होती है ना सस्ती बुक, तो सस्ती बुक नॉर्मल तो मिलती नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि हैंड प्रिंटिंग थी, प्रिंटिंग तो बहुत ही ज़्यादा उसमें लाइक डिमांड में थी। तो उस टाइम पर क्या होता था कि वहाँ पे बहुत सारे डुप्लीकेट जो कॉपी करते थे उस बुक को वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, राइट। तो इन द लेट 18th सेंचुरी इन द फ्लरिश अर्बन सर्कल्स एट एडो, ये क्या है हमारा टोक्यो का ओल्ड नेम है, न्यू नेम है, ओल्ड नेम है, राइट। तो illustrated the collection of printings depict of the elegant urban culture involving artists, ठीक है। किस तरीके से वो गैदरिंग होना स्टार्ट हो गई और किस तरीके से वो चीजें आगे की साइड बढ़ती जा रही थी। प्रिंटिंग कल्चर एकदम से बहुत सारा बूम पर आ गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, लोगों को एक होता है ना बहुत तरह डिमांड हो गई थी बुक्स की, बहुत सारे लोग पढ़ने लगे थे उस बुक्स को, राइट। तो वो सब चीजें भी इसमें स्टार्ट हो गई थी। एक सीन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है देखा हुआ है, अ मैन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, जो मैन थे वो बाहर देख रहे थे विंडो से, और जितनी भी औरतें वो क्या कर रही थी, काम कर रही थी, ठीक है। वुमेन प्रिपेयर टी, परफॉर्म देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, वो सारी जो है परफॉर्म कर रही थी, राइट। अब प्रिंट कम्स टू यूरोप, अभी तक अपन पढ़ रहे थे चाइना और यूरोप, चाइना और जापान, अभी अपन ने दो चीजें पढ़ी, अब अपन आते हैं यूरोप पे। तो अभी इसका फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं, चाइना और जापान का किस तरीके से वो आगे आया, किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई थी। तो चाइना में हमारी जो प्रिंटिंग आई थी वो कब आई थी अरब, AD 594 में आई थी, राइट। हाँ, आप बताओ सुहानी, किस तरीके से चाइना में सबसे पहले क्या आया था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई थी या फिर कौन सी आई थी, हैंड प्रिंटिंग आई थी। हाँ, आप बताइए 1 पॉइंट, सबसे पहले क्या आया था, हैंड प्रिंटिंग आई थी। कैलीग्राफी, लोग क्या करते थे, कैलीग्राफर से बड़े बड़े, और वो लोग क्या करते थे उस चीज को कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, कैलीग्राफी का मतलब होता है उसको बहुत अच्छे से राइट करना, ताकि बुक लोगों को पढ़ सके और उनको समझ में भी आए, राइट, ठीक है। जिनकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी उसको हम स्क्राइब्स भी कहते हैं, जिसकी राइटिंग मतलब जो लोकल जो वहाँ के लोग थे ना वहाँ के, ठीक है। तो प्रिंट कल्चर किस तरीके से अब यूरोप में आया वो भी अपन आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। ये हमारा एशिया है, तो एशिया किस में आता है और कौन लेकर आया था यूरोप में इसको प्रिंटिंग को। तो सबसे पहले आए थे हमारे इन 1295 मार्को पोलो, अ ग्रेट एक्सप्लोरर,
इसको घूमने का बहुत शौक है, जैसे हमारे होते हैं ना ये जवानी है दीवानी में एक रणवीर कपूर है जो घूमने का शौक होता है, ऐसे हमारे मार्को पोलो को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का शौक था। टू इटली, ये रिटर्न टू इटली, इटली में आए थे और आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना, चाइना में बहुत ज्यादा घूमने के बाद ये पहुंचे यूरोप में। और यूरोप में कहाँ पहुंचे थे? इटली में पहुंचे थे। और इटली में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, लग्जरी कि इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी और भी चीजें की थी, मतलब एक्सप्लोरर किया, सबको बताया कि भाई चाइना में तो ये हो रहा है और इस तरीके से बुक प्रिंट हो रही है, तो इन्होंने जाके लोगों को बताया। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने कराना स्टार्ट किया, लोगों ने बोला जब वो लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लग्जरी एडिशन वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव ए विलम, ये क्या था हमारा, ये ऐसा एक चीज थी जिसमें से एनिमल की जो स्किन होती है उसकी जो शीट, एनिमल की जो स्किन थी उसकी शीट पर जाके लिखते थे वो लोग। मतलब उस जो रिच पीपल होते हैं, लग्जरी लोग जो होते थे, बहुत ज्यादा रिच पीपल है, राजा महाराजा है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग एनिमल की जो स्किन होती थी उसके ऊपर लिखा करते थे, ठीक है। नॉर्मल लोग तो पेपर पे भी लिख रहे थे, लेकिन वो लोग जब लग्जरी, उनको दिखाना है ना कि हम लग्जरी हैं, रिच हैं, तो उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए ही था। तो उन्होंने नया क्या निकाला कि एनिमल की स्किन के ऊपर हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी एक एरिस्टोक्रेसी जो सर्कल थे वो लोग भी लिखते थे, मीन देयर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स एंड रिच जो मानसिक लाइब्रेरीज, मतलब लाइब्रेरीज थी और लाइब्रेरी वगैरह जो थी, विच इज स्कोपर ऑफ द प्रिंटेड बुक्स एट द चीप वल्गैरिटीज। अब किस तरीके से, चीप में तो बिकेगी नहीं, नॉर्मल सी बात है, वो किस में बिकेगी, हाई पैसों में बिकेगी। जो नॉर्मल सी बात है, जो बन रही है एनिमल की स्किन पर, तो वो किस में बिकेगी, बहुत ज्यादा उसमें बिकेगी। मर्चेंट्स जो थे वो स्टूडेंट्स से, मर्चेंट्स से, यूनिवर्सिटी टाउन से बहुत ज्यादा चीपर प्रिंटेड में कॉपीज बेचने लगे थे और उनको मिल भी रही थी, क्योंकि मर्चेंट का डेली का वर्क किस पे हो गया था, प्रिंटिंग पे ही हो गया था। वो लोग प्रिंटिंग पे डिपेंडेंट हो गए थे, मर्चेंट हो, स्कूल हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी हो, वो सारे के सारे उस प्रिंटेड पे अफेक्ट हो गए थे। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उसकी, एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, बहुत ज्यादा बढ़ ही रही थी। और बुक सेलर ऑल ओवर यूरोप बिगिन एक्सप्लोरिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज, बहुत बहुत डिफरेंट कंट्रीज में वो लोग बुक फेयर लगाने लगे। और बुक फेयर में जाके क्या होता था, बुक फेयर तब से चल रहा है, वो अभी तक चल रहा है, अपन देखते ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारी बुक्स लेकर आते हैं लोग, बहुत सारी बुक्स, यानी जैसे कि पोइट्री भी होंगी कुछ, और कुछ जैसे क्या कहते हैं फ्रिक्शनल बुक भी होंगी, कुछ कार्टून लाइक बुक भी होंगी, सारी बुक्स हुआ करती थी। बुक फेयर वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे उसको लगाते थे बुक फेयर को। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। किसी की डिमांड भी बढ़ रही थी, अपन पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है और किस तरीके से इसको क्या क्या करते हैं, वो सब पढ़ेंगे अपन। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटिंग वर नो लॉन्गर स्लोले। अब क्या हुआ था, स्क्राइब्स मैंने बताया था आपको, जिनकी राइटिंग कैलीग्राफी से मैच नहीं करती, लेकिन लोकल जो लोग होता है इसकी राइटिंग ठीक ठाक है, वो भी लिख रहा होता है, उसको हम स्क्राइब्स कहते हैं। बाय द वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल, किस तरीके से वो लोग लिख रहे हैं, बुक सेलर के पास हम बहुत सारे स्क्राइब्स रखते थे वो अपने पास, कि भाई अगर ये बुक की डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो लोग क्या करते थे, स्क्राइब्स को दे देते थे और बोलते थे कि तुम भाई प्रिंट नंबर तुम लिखना स्टार्ट करो। तो मोर देन 50 स्क्राइब्स हर एक बुक सेलर के पास होता था और वो जाके लिखते थे। After that, why does production of handwritten manuscript fail? manuscript fail कैसे हो गया, और प्रोडक्शन जो हैंड का था, जैसे अपन हैंड से लिखते थे, वो फेल क्यों हो गया, क्या रीजन था उसका? तो फर्स्ट रीजन था, दिग्जोत स्टैंड अप एंड रीड। कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव, कॉपी जो थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, एक्सपेंसिव थी, लेवरेज ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, बहुत ज्यादा टाइम था। एक एक बुक अगर अपन बुक हाथ से लिखने बैठ गए तो हो गया, फिर तो पढ़ लिया हम, 10th पास कर लिया हमने, ठीक है। तो क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट वर्क फर्जाइल, फर्जाइल का मतलब क्या होता है, फर्जाइल का मतलब क्या होता है सुहानी, कमजोर होना, ठीक है। फर्जाइल एंड ऑकवर्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कम। अब किसको हम कैरी नहीं कर सकते थे, राइट, वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, मतलब लाइक इसे जैसे पकड़ेंगे वो फट जाएगी एकदम से, तो ठीक है, तो उसको हम कैरी करना बहुत मुश्किल था, और बट बड़ी होती थी, सर्कुलेशन हम घूम नहीं सकते उसको लेके, कहीं भी सर्कुलेट नहीं हो सकते, कहीं भी किसी को दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फर्जाइल थी, बहुत ज्यादा वीक थी, राइट। इसके बाद होता विद द ग्रोइंग डिमांड और फॉर बुक्स, बुक ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर। इसके बाद क्या हुआ, एक डिमांड में आ गई थी बुक, तो बहुत ज्यादा वुड ब्लॉक होने लगी, पहले तो सबसे पहले हैंड रिटन चल रहा था, इसके बाद वुड ब्लॉक आया, इसके बाद आगे आके देखेंगे अपन कि मैकेनिकल भी आएगा, राइट। तो by the early 15th century, wood blocks were being widely used in the Europe to print textiles, playing cards and religious pictures with a simple brief text. तो ये सब करके अपन क्या करने लगे, धीरे धीरे करके हर चीज में आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले आपने बुक प्रिंट किए रिलीजियस बुक्स, ठीक है, हमने देखा था चाइना में भी सबसे पहले रिलीजियस बुक आई थी। इसके बाद अपन जापान में आए तो बुद्धिस्ट में भी एक रिलीजियस बुक आई जिसको हम क्या बोलते थे, डायमंड सूत्रा बुक, ठीक है, तो वो भी रिलीजियस बुक थी। अब इन्होंने क्या किया, रिलीजियस भी निकाल रहे हैं, पिक्चर्स भी निकाल रहे हैं। अभी आगे देखेंगे अपन डिबेट भी हो रही है, अगर अपन रिलीजियस बुक प्रिंट कर रहे हैं उसमें डिबेट भी होगी आगे,
ठीक है, तो फटाफट से उसको जानते हैं किस तरीके से डिबेट हुई, कैसे क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट इज देयर वाज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। वो मतलब सस्ते में, अब लोग क्या, लोगों को जॉब चाहिए, लोग क्या करेंगे, सस्ते सस्ते में भी कॉपी करना स्टार्ट हो गए थे, बार बार से उसको कॉपी, मतलब कॉपीज बहुत बिकने लगी थी। एक चीज है, एक बुक है, उसकी बहुत सारी कॉपी अगर आते थे, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी क्या हुई, बढ़ने लगी, आने लगी, इन्वेंशन होने लगा उसका। द ब्रेक थ्रू एक्यूरेट स्टेंसबर्ग। अब ये एक जर्मनी की जगह है, ठीक है। द जॉन गुटनबर्ग डेवलप द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s। एक उसका बंदा है, मतलब जर्मनी का, जो उसका नाम था हमारा क्या था, जॉन गुटनबर्ग। इन्होंने क्या किया, एक डेवलप की, एक प्रेस डेवलप की थी, एक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की थी। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इट? क्या था? टोक्यो। टोक्यो इज द राइट आंसर, राइट। In which year did Marco Polo return to Italy after many years of exploration in China? क्या आएगा? 1295? It's a correct answer. Good. अब गुटनबर्ग की स्टोरी पढ़ते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में कैसे आए, इन्होंने क्या किया। तो गुटनबर्ग कौन थे? गुटनबर्ग जो थे, उनके फादर जो थे एक मर्चेंट, मैं बोल सकती हूँ मर्चेंट थे, ज्वेलरी के, ठीक है। तो वो ज्वेलरी के बहुत बड़े मर्चेंट का बेटा था, जिसका नाम था गुटनबर्ग, राइट। तो गुटनबर्ग वाज द सन ऑफ अ मर्चेंट एंड ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चर ईस्ट स्टेट। तो किस तरीके से वो ग्रो अप हुआ, और उन्होंने, उसने क्या, जब अपन के फादर अपने घर में कोई काम चल रहा होता है ना, तो अपन देखते हैं कि जो पापा काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, राइट। तो वो सब चीजें वो देखता था, और वो ज्वेलरी की जो लाइक ऑलिव प्रेसेस होती थी, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, ठीक है। तो किस तरीके से वो प्रिंट हुआ करते थे, किस तरीके से वो चीजें बनाई जाती थी ज्वेलरी में, वो सब चीजें वो क्या करते थे, देखते थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ही लर्न पॉलिशिंग स्टोन। उन्होंने सीखा था कि ये पॉलिश करना भी ना एक आर्ट है, कि वो किस तरीके से पॉलिश करते हैं। हम नॉर्मली उठाएंगे, फटाफट पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो क्या करेगा, एक एक चीज को पॉलिश करेगा, कि स्टोन्स को किस तरीके से पॉलिश करते हैं। बिकम अ मास्टर ऑफ गोल्ड स्मिथ एंड ऑल्सो अक्वायर्ड टू एक्सपर्टीज टू क्रिएट अ लीड मोल्ड्स। मोल्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि अपन जिस चीज में उसको डालते हैं वो उस तरीके उसकी शेप ले लेता है, अपन ने पढ़ा था, राइट। मोल्ड्स, तो ऐसे बहुत सारे मोल्ड्स बने हुआ करते थे। जैसे सपोज करो ये अल्फाबेट है, तो उस अल्फाबेट का इस तरीके से मोल्ड बना हुआ होगा। अगर मैं इसमें कुछ सामान डालूंगी या फिर कुछ ज्वेलरी डाल दी, तो क्या होगा, वो इसकी शेप ले लेगा। अब मैंने क्या किया, इसको इंक में डाला, तो क्या होगा, अब ए छप जाएगा, राइट। तो इस तरीके से मोल्ड्स बना रहे। ट्रिंकलेट्स का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी जो ज्वेलरी हुआ करती थी उसको हम क्या बोलते थे, ट्रिंकलेट्स। तो उसको किस चीज को, मतलब उसको प्रेस की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई, ऑलिव प्रेस की नॉलेज हो गई। धीरे धीरे करके उसने और भी चीजें की नॉलेज लेना स्टार्ट कर, ज्वेलरी की नॉलेज लेना स्टार्ट कर दी उसने। धीरे धीरे करके सब चीज की जो क्या है नॉलेज लेना स्टार्ट कर दी थी। ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज गुटनबर्ग अडैप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन। अब उसने क्या किया, धीरे धीरे करके कहा कि भाई प्रिंटिंग इतना बढ़ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे करके इसमें कुछ ना कुछ नया आके वो प्रिंटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो वो करना उसने स्टार्ट कर दिया। ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस एंड जो मोल्ड्स थे वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल्स टाइप ऑफ द लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अब मोल्ड्स का काम क्या था, अल्फाबेट जो लेटर थे, मैंने आपको बताया ऊपर किस तरीके से वो प्रिंट करता था, वो उसका काम करते थे। और ऑलिव प्रेस की हेल्प से उसने मॉडल रेडी किया, किसका, प्रिंटिंग प्रेस का, ठीक है। देखो इस तरीके से हुआ करता था गुटनबर्ग प्रेस। गुटनबर्ग की प्रेस जो थी वो इस तरीके से दिखती थी कुछ, ठीक है, जिसमें, और ये मोल्ड्स हुआ करते थे, जिस तरीके से वो मोल्ड पे गरम करके किस तरीके से उसको बनाता था, और बनाने के बाद उसमें ढकता था, ठीक है। और एक हमारा ये था कि किस तरीके से उसने ऑलिव प्रेस का उसने सीखी, उसने कैसे मोल्ड्स बनाना सीखे, तब जाके प्रिंटिंग मशीन रेडी की उसने। बाय 1448 गुटनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। उसने बहुत अच्छे से बना दिया भाई। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। सबसे पहले जो उसने बुक प्रिंट की वो क्या की, बाइबल, ठीक है। अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड टुक 3 years टू प्रोड्यूस दैम। मतलब कितना टाइम लगा, अपन 180 बुक्स तो यूं ही प्रिंट कर ले आज के दिन में। अगर हम चाहें तो आज के दिन में बहुत सारी बुक प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे ही उसने क्या किया, 180 बुक्स जब उसने प्रिंट की तो उसको लगा था 3 years। लेकिन आज के टाइम पे अगर बात करूं तो 3 years नहीं लगेंगे, अपन 1 day में उसको प्रिंट कर सकते हैं। बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज फास्ट प्रोडक्शन। उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा क्या था, फास्ट प्रोडक्शन था। बहुत जल्दी उसने प्रिंट कर ली 3 years में, मतलब लोगों को और भी टाइम लगेगा। और ये हमारी पिक्चर थी किसकी, जॉन गुटनबर्ग। ये हमारे जॉन गुटनबर्ग थे जिन्होंने मशीन बनाई थी, प्रिंटिंग की, और सबसे पहले जो बुक प्रिंट की थी वो की थी बाइबल, राइट।
अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे 3 मार्क्स की एग्जाम में आती है, बोर्ड एग्जाम में, तो फटाफट से अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटर, इट डिस्प्लेस्ड। अब क्या किया गया था, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि क्या वो जो जब न्यू प्रिंटिंग आ गई थी तो हैंड रिटन जो प्रिंटिंग थी या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो गायब हो गई थी? नहीं, वो दोनों प्रिंटिंग भी चल रही थी, साथ के साथ ये न्यू टेक्नोलॉजी भी चल रही थी, क्योंकि नई जब कोई चीज आती है तो हम पुरानी तो फेंक नहीं देते ना उठा के, उसका भी यूज करते ही करते हैं, राइट। In fact, printing books at first closely resemble. अब किस तरीके से की गई थी? Written manuscript is an appearance of and layout. अब कुछ लोगों को क्या था, वही कैलीग्राफी वाली बुक पसंद थी, कुछ लोगों को नहीं पसंद थी। वही आपने देखा होगा ना, बचपन में अपन के पास भी एक बुक आती थी, उस बुक में क्या करते थे अपन, उससे फटाफट शेड किया तो हमारी जो प्रिंट होती थी वो ट्रेसिंग पेपर हुआ करता था। ट्रेसिंग पेपर सबने यूज किया होगा बचपन में, तो उसमें देखा होगा ना अपन ने, डिजाइन बनी होती है तो फटाफट अपन ने रखा, उस पर प्रिंट कर दिया फटाफट, जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती, लाइक मी, मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है तो मैं भी यही करती थी पहले। तो ये लोग यहाँ पे क्या चलता था, बिल्कुल प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग चलता था, राइट। द मेटल लेटर्स इमिटेट द एरामेंटल और हैंड राइटिंग स्टाइल, बहुत सारे और भी स्टाइल थे, वो तो उन्होंने कॉपी किए थे। बॉर्डर्स पर अब इसमें क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया, जब प्रिंटिंग बनाई तो उन्होंने क्या किया, बीच का तो प्रिंट कर दिया भाई, साइडों का प्रिंट नहीं किया था। साइडों के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो उसको ड्राइंग वगैरह बनाते थे, रिच पीपल को चाहिए ड्राइंग, जिसको जैसी ड्राइंग चाहिए थी वो वैसी ड्राइंग यहाँ पर बीच में बनवा लेते थे, ठीक है, उनके जिसको जैसे पैटर्न चाहिए होते थे। After that, in the 100 years between 1450 and 1550, printing press were set up in the most countries of Europe. यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में क्या हुआ था, वो सेटअप हो चुकी थी अब प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। As the member of printing press grew, book production is boom, बहुत ज्यादा बूम पर आ गया था, बहुत ज्यादा लोग परचेज करने लगे थे, हर किसी को क्या आदत लग चुकी थी, जैसे हमारे होता है ना कि हमें जाना है चाय पीनी है, वैसे उनको क्या करी, बुक रीड करने की आदत पड़ चुकी थी, हर बात पे उठा के बुक पढ़ते थे, कोई न्यू बुक आ गई तो जरा खुश होते थे कि भाई ये कहाँ से आ गई और कैसे आ गई, ठीक है। The second half of the 15th century saw 20 millions of copy of printed books floating on the market in Europe. यूरोप में 20 millions जो कॉपीज थी वो बिक रही थी हमारे पूरे यूरोप में, और लोग उठा उठा के उसको पढ़ रहे थे। इसके बाद क्या हुआ था, ये जब हुआ था 15th सेंचुरी में हुआ था, 15th सेंचुरी में जो बुक्स बिक रही थी वो 20 मिलियन थी, बट 16th सेंचुरी जैसे आते टाइम लगा तो उसको वहां हो गई 200। तो मतलब इवन बहुत जल्दी उसके अंदर कॉपीज बिकने लगी थी, और नंबर क्या हो गया था, बढ़ गया था, 20 से 200 हो गया था, राइट। अ न्यू रीडिंग पब्लिक, इसको कैसे, प्रिंटिंग प्रेस लेड अ न्यू रीडिंग पब्लिक, प्रिंट लोग पढ़ने लगे तो नॉर्मल सी बात है ना, रीडिंग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक, अब जिस तरीके से प्रिंटिंग आई उसकी जो कॉस्ट थी वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, जो कॉस्ट थी प्रिंटिंग की वो कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे बहुत ज्यादा, हैंड रिटन की तो पैसे ही बहुत ज्यादा है, देखे होंगे ना, बहुत सारे लोग कॉलेजेस में एग्जाम में मिलता है प्रोजेक्ट, तो अपन क्या करते हैं, लोगों से कॉपियां करा लेते हैं, राइट, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। The time and labor required to produce each book came down and multiple copies could be produced with the greater ease। किस तरीके से वो टाइम भी लगता था, लेबर भी लग रही है उसको कॉपी करने के लिए। मार्केट वर फ्लोडेड विद बुक्स रीचिंग आउट ऑफ एंड ग्रोइंग रीडरशिप, लोगों की रीडिंग करने की जो इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ग्रो हो रही थी, और लोग क्या करते बहुत ज़्यादा, तो बुक बूम पे चल तो रही थी, बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन अब प्रिंटिंग बुक्स भी थी, हैंड रिटन बुक भी थी, और जो हमारी जो थी ना वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली बुक वो भी थी। तो लोग क्या कर रहे थे, सबसे ज्यादा जिसको जो चीज पसंद थी वो चीज वो ले रहा था, रीड कर रहा था, क्योंकि रीडिंग का बहुत ज्यादा लोगों को वहां पे शौक था, बहुत ज्यादा पढ़ते थे। अब सिचुएशन बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, किस तरीके से क्या क्या सिचुएशन थी, तो कॉमन क्या प्रॉब्लम आ गई थी, ओरल कल्चर भी था और रीडिंग कल्चर भी था, वो दो कल्चर है। द हेड ऑफ द, आपने सुना था कि किस तरीके से वो बहुत ज्यादा जो बुक्स थी वो किस तरीके से आगे बढ़ रही थी, वो नॉलेज कैसे बढ़ रही थी, ट्रांसफर कर रही थी। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इलिटरेट थे, कुछ लोग जो थे वो इलिटरेट थे, कुछ लोग थे इलिटरेट। लिटरेट लोग तो फटाफट बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन अब इलिटरेट लोग कैसे पढ़ेंगे, शौक तो उनका भी था ना बुक पढ़ने का, भाई उनको भी मन करता था, तो वो ओरली सुनते थे। अब लोग पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर, कुछ सफिशिएंट नंबर में ही बुक मतलब वो होती है। सपोज करो जो जिन लोगों को बुक पढ़ना नहीं आती वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या सुनेंगे, सिर्फ वो सब सुन ही सकते हैं। अब वो सुनेंगे तो क्या होगा, वो बहुत सफिशिएंट कुछ ही नंबर में पढ़ सकते थे, मतलब कितने लोग सुनाएंगे उनको पढ़ पढ़ के, बहुत कुछ कम ही लोग होते थे वो जो पढ़ पाते थे, वो उनको सुनते थे, ठीक है। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट, जो लोग पढ़ सकते थे, जो लोग पढ़े लिखे थे वही बुक रीड कर पाते थे,
ठीक है। द रेट लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। लिटरेसी रेट जो यूरोप में था वो बहुत ही कम था उस टाइम पे। एंड हाउ देन गुड पब्लिशर, किस तरीके से उन्हें करते थे, कॉमन पीपल कैसे वेलकम करते थे प्रिंटेड बुक का, किस तरीके से उन्होंने प्रिंटेड। अब कुछ लोग तो खुश थे उस बुक प्रिंटिंग बुक से, कुछ लोग तो बिल्कुल ही खुश नहीं थे, राइट। तो दोनों चीजें थी, वो था ना, कुछ हम अच्छा काम करते तो कुछ लोग खुश होते और कुछ लोग बुरा मान के बैठ जाते हैं। इस तरीके से अपना प्रिंट कल्चर जो है वो आगे की तरफ बढ़ा, और किस तरीके से वो आगे, सपोज करो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या था, हैंड प्रिंटिंग था। हैंड प्रिंटिंग के बाद क्या आया, वुड ब्लॉक आया। आफ्टर दैट अपन जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। प्रिंटिंग प्रेस लेड टू अ न्यू रीडिंग पब्लिक, मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी, हर जगह प्रिंटिंग 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 गई, मतलब बूम हो गई थी बहुत ज्यादा। ये जो टाइम था हमारा, प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। जब हैंड प्रिंट होती थी बुक्स हमारी तो क्या होता था, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती थी। बट अभी इस टाइम पर आपने देखा कि उसकी जो कॉस्ट है बिल्कुल कम हो गई। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग आ गया, मशीन आ गई। अब जब मशीन से बुक प्रिंट हो रही है तो मोस्टली बात है कि उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, राइट। एक हैंड से लिखना और एक नॉर्मल होता है प्रिंट मशीन में डाला फटाफट से प्रिंट हो गई, तो उसमें दोनों में डिफरेंस होता है, उसकी कॉस्ट ऑलरेडी कम हो गई। द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन एंड मल्टीपल कॉपीज। अब सपोज करो अपन क्या करते थे, एक एक कॉपी बंदा बैठ के लिख रहा है तो उसमें तो बहुत टाइम भी लगेगा, लेबर भी लगेगी, सब कुछ लगेगा, ठीक है। एंड प्रोड्यूस अ ग्रेटर ईज, किस तरीके से अपन उसको बना रहे हैं, किस तरीके से अपन लिख रहे हैं। एक होता है प्रिंटिंग करना, फटाफट से मशीन में डाल दी, उसकी बहुत सारी कॉपीज निकल गई, मल्टीपल कॉपीज निकल गई। मार्केट्स वर फ्लोडेड, है ना, विद बुक्स एंड रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। लोगों की इच्छा बढ़ गई। अब लोगों के टाइम पर ना, उस टाइम पर कुछ काम नहीं होता, जैसे अभी अपने पास कुछ आइडिया है, थॉट्स है, तो अपन ने क्या किया, फटाफट जाके ट्वीट कर दिया, इंस्टाग्राम चला लिया, इंस्टाग्राम पे थॉट्स लिख दिए, फेसबुक पे लिख दिए। बट उस टाइम पर लोगों के पास कुछ भी नहीं होता था, कुछ वर्क नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, बुक्स रीड करते थे। उनकी क्यूरियोसिटी, उनका सब कुछ क्या था, बुक्स को रीड करना। वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स को ही रीड करते थे, राइट। तो थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें सिचुएशन बिफोर एज ऑफ प्रिंट, ठीक है। सिचुएशन क्या थी, एज मतलब जब प्रिंट चल रहा था उससे पहले क्या सिचुएशन थी, वो अपन ने ऑलरेडी पढ़ी थी कि क्या सिचुएशन थी। रिस्ट्रिक्टेड टू एलिट्स, जैसे कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। अब नॉर्मल सी बात है, लोग क्या करते थे, जो कहीं सुनी बातें होते थे उस पर बिलीव करते थे, है ना। अब इसके बाद दे हर्ड, मतलब किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी, कल्चर को किस तरीके से वो फॉलो करते थे, रिलीजियस को किस तरीके से मानते थे, वो सारा का सारा कैसे होता था, हैंड रिटन होता था, और एक्सपेंसिव भी होता था, सफिशिएंट ही नहीं था। लोग मतलब किस तरीके से जान ही नहीं सकते थे रिलीजियस के बारे में, तो रिलीजियस के बारे में जानने के लिए उनको रिलीजियस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में सुनना पड़ेगा कि किस तरीके से रिलीजियस फॉलो करता है और किस तरीके से रिलीजियस फॉलो अपन नहीं कर रहे हैं। एंड बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट। लिटरेट मतलब क्या होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही बुक पढ़ते थे, और जो इलिटरेट लोग होते थे वो बुक पढ़ते ही नहीं थे, राइट। The rates of literacy in most European countries were very low till the 20th century. अभी अपने इंडिया में बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन उस टाइम पे यूरोप में लोगों को इंग्लिश आती नहीं। जितने लोग हमारे इंडिया वालों को इंग्लिश आती थी उतनी भी इंग्लिश उनको नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने आधे से 20th सेंचुरी तक जो लोग थे वो क्या थे बेटा, इलिटरेट थे। उनको इंग्लिश हिंदी किसी चीज का ज्ञान नहीं था, वो जो सुनी सुनाई जो बातें होती थी उस पर ध्यान देते थे, और जितनी कल्चरली वो बातें चल रही है और रिलीजियस बातें चल रही है उस पर ही वो लोग ध्यान देते थे, ठीक है। हाउ देन कुड पब्लिशर, किस तरीके से पब्लिशर उस पर पहुंचा, प्रिंटिंग बुक्स चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने वेलकम किया था प्रिंटिंग बुक्स का और कुछ लोगों ने वेलकम किया नहीं था। कुछ लोग चाहते नहीं थे बुक्स प्रिंट हो, और कुछ लोग चाहते थे बुक प्रिंट हो, और कुछ चाहते थे नहीं हो। तो उस पर भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि वो बुक्स प्रिंटिंग होनी चाहिए या प्रिंट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो वाइडर रीच, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा मार्केट फैल गया था किसका, प्रिंट का, राइट। तो इवन दोज हु डिड नॉट रीड कुड सर्टेनली एंजॉय द लिसनिंग टू बुक्स बीइंग रीड आउट। जब कोई बुक पढ़ रहा होता, नॉर्मल सी बात है, जब बुक पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल से वो क्या करते थे, ग्रुप में बुला लेते थे लोगों को, और एक जना बंदा जो लिटरेट बंदा है वो उसको पढ़ता था, और बाकी सब लोग क्या करते थे, सुनते थे उस बुक को कि क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा है, वो सब सुनते थे उसके अंदर, ठीक है। अब इसमें तो सो प्रिंटर्स बिगिन टू पब्लिशिंग पॉपुलर। अब इसका है ना बैलोड्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अपन अगर बात करें तो प्रिंटिंग कल्चर है या फिर क्या है, इसका मतलब ये होता है बेटा हिस्टोरिकल चीजें, हिस्टोरिकल। ये आपकी बुक में बैलोड्स एक बोल्ड में दे रखा है ये वर्ड, इसका मतलब होता है किसी, जैसे आपने गाने सुनी होगी ना, रानी की खूब बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो उसने क्या किया, हिस्टोरिकल मूवमेंट को किसमें चेंज कर दिया, एक सॉन्ग में, एक नेशनल सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, ये एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड बैलोड्स, है ना।
किसी भी चीज को एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड बैलेड्स एंड फोक टेक्स्ट। मतलब वहां पे किसी चीज को अगर हम बताना है, अगर हम उसको प्रैक्टिकली उस चीज को बताएंगे तो बहुत इजीली समझ में आता है, बट हम ऐसा थ्योरेटिकल पढ़ते रहेंगे वो हमें समझ में नहीं आएगा। एक वर्ड और दे रखा है यहाँ पे DAVERNS, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूरोप में ना बहुत बड़े बड़े हिस्टोरिकल कैफे हुआ करते थे, उसमें लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रह सकते थे, खास से इस टाइम पर अपन उसको रिजॉर्ट बोलते हैं, उस टाइम पर इतने बड़े बड़े कैफे हुआ करते थे जहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे और बैठ के वहाँ पे चाय वगैरह पीते थे, राइट। तो उसको हम ट्रैवल्स बोलते हैं। देयर वर्ड्स संग एंड मतलब वहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग होती थी, जैसे अपन अभी चाय पीने के लिए जाते हैं कि चलो चलते हैं फटाफट, जल्दी से कैफे चल चलते हैं, रेस्टोरेंट चल चलते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, बहुत बड़े बड़े कैफे हुआ करते थे, तो वहाँ पे लोग 2-3 दिन के लिए रह रहे हैं और क्या कहते हैं वहाँ पार्टीज कर रहे हैं, गैदरिंग्स कर रहे हैं, तो उसको अपन ये कहते हैं। कि हमारे क्वेश्चन आ जाता है हमारे बोर्ड में कि किस तरीके से वो कहाँ पे पार्टीज करते थे, क्या बोलते थे उस वर्ड को, ये हमारा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो ओरल कल्चर बहुत ज्यादा बूम पे था, बहुत अच्छे तरीके से फैल रहा था ओरल कल्चर। थस द एंटर्ड प्रिंट एंड द प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड, कि जितनी भी चीजें लिखी गई थी, रीडिंग बुक्स लिखी गई थी, वो सारी की सारी क्या हो रही थी, ओरली ट्रांसमिट हो रही थी, लोग सुन रहे थे, क्योंकि पढ़े लिखे तो लोग तो बहुत कम थे, लिटरेट लोग बहुत ही कम थे, इलिटरेट लोग ज्यादा थे। तो वो लोग क्या, जो लिटरेट लोग पढ़ के सुनाएंगे वही चीजें सुनते थे, बाकी सुनते ही नहीं थे, राइट। द लाइन दैट सेपरेट द ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकम ब्लर्ड, मतलब क्या, किस तरीके से वो दोनों कल्चर अलग अलग हो गए थे। एक बंदा रीडिंग कर रहा है, पब्लिक बुक रीडिंग कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, ओरली सुन रहा है, सिर्फ उसको रीडिंग नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है बेटा, सुन रहा है, राइट। एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकम इंटीमेट। अब किस तरीके से वो इंटीमेट हो गई, इंटीमेट हो गई, इंटरकनेक्टेड हो गई, रीडिंग और ओरल नॉलेज दोनों को मिल रही है, जो रीडिंग कर रहा है उसको भी नॉलेज मिल रही है, और जो ओरल कल्चर में मतलब जो सुन रहा है उसको भी नॉलेज मिल रही है, दोनों को ही क्या मिल रही है बेटा, नॉलेज मिल रही है, राइट। There's a one question जिसका हमें आंसर देना है, what book that Gutenberg printed was, कौन सी थी, बाइबल। तो करेक्ट आंसर इज बाइबल। तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कंपोजिटर का बुक आपकी बुक में दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी। D, C, A, D, text for printing, yes, इस करेक्ट आंसर इज D। तो अब अपन थोड़ी बात करेंगे डिबेट के बारे में, राइट। किस तरीके से रिलीजियस डिबेट्स हुई थी और किस तरीके से उन्होंने क्या किया, फियर ऑफ प्रिंट का फियर किस तरीके से था। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। थोड़ा सा आगे आते हैं, इसके क्या क्या दे रखी है, क्या क्या नहीं दे रखी है, ये अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले थोड़ा फॉर्मेट दूसरा था, अब वापस से पढ़ते हैं इसको। Print created the possibility of wide circulation of ideas, introduce a new word of debate and discussion. Debate का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, अपन जैसे किसी बात पर कोई एक टॉपिक है उसके बारे में अपन क्या कर डिस्कशन कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वे बोल रहा है, दूसरा नेगेटिव वे बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड डिबेट। नालायको तुम यही हरकतें करो,